तो बेसिकली वेब क्रॉलर एजेंडे में है, ठीक है। वेब क्रॉलर बोल लो या वेब की इंडेक्सिंग बोल लो या स्पाइडर बोल लो, बात एक ही है। मतलब होल बात यह है कि जब हम गूगल में सर्च करते हैं कुछ भी, बेस्ट एग्जांपल तो यही है, तो हमें लिंक मिलते हैं, पेजेस मिलते हैं वेबसाइट्स के एटसेट्रा। सो गूगल उन पेजेस की इंडेक्सिंग कैसे करता है? क्योंकि इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इनकी पेजेस की बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, तो हम उस डायरेक्शन में बेसिकली काम करेंगे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन इट क्रॉल और क्या क्या यूज केस हम लोग समझेंगे। तो यूज केस में प्राइमरीली व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि एक तो लेट्स सी अबाउट द क्रॉल रेट। अच्छा, क्रॉल रेट क्यों इम्पोर्टेंट है कि अब गूगल मान लो बहुत सारा जब क्रॉल कर रहा है तो देर आर मैनी चांसेस कि अगर मैं एक साथ किसी पर्टिकुलर वेबसाइट मान लो बहुत सारे पेजेस हैं और मैं एक साथ उनको क्रॉल करने लग जाऊं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वेबसाइट मेरे क्रॉल करने की वजह से डाउन हो जाए। मैं उनके सारे पेजेस डाउन कर रहा हूँ, सडनली मैंने गूगल की तो बहुत रिसोर्स इंटेंसिव है, गूगल के पास रिसोर्स की कमी नहीं है, वो एक साथ इट कैन डू इन अ कॉन्करेंट फैशन एंड लाइक लोड ऑल थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑन अ बिग वेबसाइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रॉल रेट, हमारे क्रॉल रेट से किसी को परेशानी हो, वो लोगों के क्या कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है लोड को अननेसरी पीक कर सकता है, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्रॉल रेट में एक पोलाइटनेस होनी चाहिए, ये मान लो तुम। तो दिस पोलाइटनेस इज द की क्रॉल रेट में, दैट्स फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देन वी वरी अबाउट द डीएनएस क्वेरी, ठीक है। डीएनएस क्वेरी का मतलब क्या है बेसिकली कि अब सपोज करो हमने कुछ वेबसाइट्स आइडेंटिफाई की क्रॉल करने के लिए, या सपोज करो कुछ यूआरएल्स आइडेंटिफाई करी हमने क्रॉल करने के लिए। तो अब मैंने मान लो एक वेबसाइट है, लेट्स से wikipedia.com/ समथिंग में क्रॉल कर, ठीक है। तो एक वेबसाइट खोल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दैट। मान लो यही खोल ली हमने, wiki.python.org। तो बेसिकली क्या है कि मैं ये मानूंगा कि ये मेरे सीड यूआरएल्स हैं ऐसे, राइट। तो हैव टू बिगिन विद समथिंग, सीड यूआरएल से मैं बिगिन करूंगा अपनी पूरी वेबसाइट की क्रॉलिंग को। सो हाउ कैन आई टेक सीड यूआरएल्स बेसिकली? तो इसे यूज केस में आगे बढ़ के थोड़ा बताता हूँ कि सीड यूआरएल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेट्स से इट इज माय नॉलेज बेस काइंड ऑफ ए थिंग, कि मुझे पता है कि सारी टॉप कैटेगरीज में, एग्जांपल के एजुकेशन में, होटल्स में, रेस्टोरेंट रिलेटेड में, या सोशल साइट्स में, या टूरिज्म में, या ब्लॉग्स में, या फैशन में, जो भी मल्टीपल थिंग्स, या ई कॉमर्स में जो भी टॉप प्लेयर्स हैं उनका मैं यहाँ पे सीड यूआरएल्स रखूँ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि मैं उनसे सीड क्रिएट कर रहा हूँ, एक नॉलेज बेस क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इटसेल्फ विल बी ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, कि जिनको मैं अपने लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ कि जो मुझे क्रॉल करनी है इनिशियली। सो नाउ व्हेन आई लुक एट दिस पेज, वो यूआरएल ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है। तो एक सिंपल फॉर्म में बात करो, फॉर अभी थोड़ी देर के लिए स्केल भूल जाते हैं हम लोग, कि यदि स्केल की प्रॉब्लम नहीं होती तो गूगल कैसे करता, हार्डली स्पीकिंग। तो मुझे इसका कंटेंट चाहिए, राइट। इसका कंटेंट चाहिए, तो मैं इस पे बेसिकली गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, राइट। एक जैसे कि गेट करूंगा मैं इसको, जब गेट रिक्वेस्ट मारूंगा इस लाइक रेस्ट एपीआई कॉल सॉर्ट ऑफ थिंग होगी, तो मुझे क्या क्या मिलेंगे भाई, उसके हेडर्स मिल जाते हैं गेट में और बॉडी मिल जाती है, ये पार्ट है बेसिकली, ठीक है। सो अच्छा, असेंशियली अब तुमने ये बात समझ ली होगी तुमने कि एक हमने पहले लेक्चर में, आई थिंक द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी डिड इन दिस सेशन, हमने देखा था कि जब आप एक यूआरएल को हिट करते हो ब्राउजर से तो क्या क्या होता है। तो उसमें तुमने देखा होगा कि हमने ये कहा था कि इस प्रोसेस में डीएनएस रेजोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले मे बी इट लुक्स टुवर्ड्स द ब्राउजर कैश, अगर उसकी मैपिंग पड़ी है नहीं पड़ी डीएनएस की, ब्राउजर कैश में नहीं है तो इट गोज टू मे बी द ओएस कैश,
OS कैश में भी नहीं है, देन इट गोज टू अ राउटर कैश में भी नहीं है, देन इट गोज टू द ISP कैश। वो एक लंबी सी हायरार्की थी जिससे वो डीएनएस को रिजॉल्व करता था। आई मीन पता लगाता था कि wiki.python.org का एक्चुअल URL क्या है, ठीक है। ये प्रोसेस था हमारा, ठीक है। तो अब हम तो एक ब्राउजर हैं, तो वी विल बी ब्राउजिंग लेट्स से 5 वेबसाइट 6 वेबसाइट्स अ डे। तो हमारे लिए तो ठीक है कि हम बार बार इस हायरार्की में जाएं और उसका URL का एक्चुअली IP ले आएं DNS की क्वेरी से, जहां भी चीज जैसे भी मिले, मतलब विच एवर लेवल। बट गूगल जिस स्केल पे क्रॉल कर रहा है, वो अगर बार बार ये पाथ फॉलो करेगा ना हर एक URL के लिए, तो इट विल गो मैड। तो गूगल तो ये स्केल पे कतई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बार बार एक नॉर्मल हमारे जैसे तुम्हारे जैसे ब्राउजर की तरह से DNS लुकअप की साइकिल में जाए। तो वो DNS का कैश मेंटेन करेगा, या DNS का अपने एंड पे ही DNS की मेंटेनेंस करेगा वो, कि बेसिकली इट नोज कि क्या wiki.python.org का क्या मैपिंग है। सो तुम ये कह सकते हो कि इट हैज मैपिंग ऑफ ऑल द साइट्स विद इट्स IP लार्जली। तो DNS का मेंटेन करना, अदरवाइज बहुत ज्यादा ओवरहेड जाएगा हर URL के लिए। अगर हम DNS पे जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें आएगी, तो व्हाई DNS इज इंपॉर्टेंट, यू गॉट इट। डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉलिंग, ऑब्वियसली ये तो होगा नहीं कि जितना हमारा स्केल है, हमें वेबसाइट विजिट करनी है, सारी स्केल की बात है, तो हम एक सर्वर से तो ये कर नहीं पाएंगे, मल्टीपल सर्वर से करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, या रिक्वेस्ट कैसे जाएंगी, वो पार्ट हमें समझना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पार्ट है डुप्लीकेट डिटेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट यूज केस होना चाहिए कि अभी मतलब एक डेटा है वेब नेट पे, नॉर्मली लोग कहते हैं कि 30% ऑफ डेटा ऑन नेट इज डुप्लीकेट। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं इसके साथ। तो मतलब ये है कि अब यहाँ पे तुम्हें आइडिया होगा ऑलरेडी, डुप्लीकेट को डिटेक्ट करने का हमने पहले भी किया था कि चेकसम जनरेट करते थे, तो वही स्ट्रेटजी तो वही रहेगी। लेकिन हाँ, यूज केस वाइज एटलीस्ट इट्स इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड कि डुप्लीकेट डिटेक्ट करना कीमती है। नाउ इट सेव्स मल्टीपल थिंग्स। एक तो बेसिकली हम उसको स्टोरेज पॉइंट पे सेव करेंगे, कि अगर हमारा स्टोरेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस पेज का, and we identified similar pages, same page is coming, then we need not store it। ये advantage। और तो we should be able to save our space based on this। अगर डुप्लीकेट है तो डिटेक्ट करना वो जरूरी है, बेसिकली ये मान के चलो। तो ये सब के पेज सेव कर रहे हैं कहीं क्या हम लोग जो क्रॉल करते हैं? क्या बोल रहे हो? जो पेजेस क्रॉल करते हैं उसका कंटेंट सेव करते हैं कहीं क्या हम लोग? हाँ हाँ, पूरा सेव होता है यहाँ पे। गूगल पे पूरा वर्ल्ड वाइड वेब का सब कुछ पड़ा है उसके पास यार, एवरीथिंग इट नोस। दैट्स व्हाई अच्छा, इसका स्केल बहुत तभी भाई, अगर देखो पेज नहीं होगा आपके पास तो पेज का क्या कहते हैं, चेकसम वक्सम कैसे निकालोगे? पेज तो लाना ही पड़ेगा ना आपके पास एक बार पूरा, क्योंकि एक अच्छा। चेकसम जनरेट करोगे उससे। और वैसे भी मतलब एटलीस्ट जब गूगल, इवन बिफोर यू रीच टू, लेट्स से हम जब गूगल सर्च कर रहे हैं और हम वहां पर रीच करें, उससे पहले भी तो बहुत कुछ कंटेंट दिखा देता है ना ये। मैं इसके पास ऑलरेडी जैसे ये सब चीज दिखा रहा है, राइट, इतनी कुछ, इसे मेटा मान लो या जो मान लो, लेकिन लॉट ऑफ इन्फो, मतलब सम इन्फॉर्मेशन इज देयर हियर आल्सो, शायद उसको वो कैश करता होगा मे बी, बट इट एटलीस्ट नीड्स टू नो एक्चुअली कितना स्टोर कर रहा है। उस पर कमेंट करना मुश्किल हो गया, लेकिन दो बातें जरूर हो गई कि जब ये गेट करेगा तो अब इसमें फायदा देखो। फंडा बेसिकली क्या है ना, कि अब सर्च से मतलब समझो यार कि अब वैसे ये प्रॉब्लम सर्च की थी, लेकिन मान लो ये पेज होता, ठीक है। अब ये पेज इसलिए सर्च हुआ है क्योंकि इसमें पाइथन की जब हमने सर्च किया था प्रायोरिटी बहुत ज्यादा आया होगा, पाइथन वर्ड काफी जगह आया होगा। तो बेसिकली उसने ऐसे स्टोर किया होगा, जब हम बनाते हैं, अगर मुझे सर्च के फॉर्म में स्टोर करना होता ना इसको, आइडली क्या करता मैं एक यहाँ पे वर्ड रखता और इसके साथ में मेंटेन करता कौन से वो डॉक्यूमेंट आईडीज हैं मेरे रो में जहाँ पे ये वर्ड प्रेजेंट है,
ठीक है, तो मैं ऐसा रखता कि भाई ये पाइथन है, ये वर्ड, ये इन डॉक्यूमेंट आईडीज में प्रेजेंट है, 1 में, 67 में, 89 में, 45 में। तो एटलीस्ट मुझे ये तो करना ही पड़ेगा भाई। देख, अगर समझो कि भाई गूगल फाइनली क्या कर रहा है, फाइनली गूगल को तुम्हें फैसिलिटेट करना है कीवर्ड सर्च कर पाओ, ठीक है। तो कीवर्ड सर्च जब कर पाओगे तो वो आपका पूरे कंटेंट को रीड करेगा, ठीक है। और इस कंटेंट में से फालतू के वर्ड जिन्हें हम बोलते हैं स्टॉप वर्ड्स, राइट, जैसे कि द, ए, एन, या छोटी मोटी, या बाकी इज, जिनसे मतलब सर्चिंग का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जिन वर्ड से, उन वर्ड को निकालने के बाद और अपनी एल्गोरिथम्स लगाने के बाद वो इस पेज को इंडेक्स करेगा। फाइनली पेज को इंडेक्स करना ही तो उसकी एम है, कि वो रखेगा कि यहाँ फिलोसफी वर्ड इसमें आ रहा है। मान लो कोई सर्च करे पाइथन डिजाइन फिलोसफी, तो उसे मिलना चाहिए। तो जब तक वो पेज स्टोर नहीं करेगा अपने एंड पे, तो पेज को इंडेक्स कैसे कर पाएगा? आई मीन आई कैन इंडेक्स माई डेटा ओनली व्हेन आई स्टोर द डेटा, ठीक है। तो मैं इस पेज को स्टोर करूंगा, इस पेज सारे वर्ड निकालूंगा, उन सारे वर्ड की फ्रीक्वेंसी निकालूंगा कितने कितने बार आ रहा है, और उस बेस पे मैं अपना ये डेटाबेस भरूंगा, रिवर्स इंडेक्सिंग जिसे बोलेंगे, कि भैया ये पाइथन वर्ड किस किस डॉक्यूमेंट में आ रहा है, और फिर मे बी इस पैरामीटर लगाऊंगा। तो वट एवर सेड, ये पक्की बात है कि डॉक्यूमेंट स्टोर करे बिना आप अपनी ये टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड हटाने की एल्गोरिदम्स, और वर्ड कितनी बार आ रहा है डॉक्यूमेंट में, वो सब एल्गोरिदम नहीं लगा पाओगे। तो स्टोर तो करना है डेफिनेटली। दूसरी बात क्या स्टोर करना है कि अब ये पेज चेंज भी होंगे, भैया इनका कंटेंट चेंज भी होगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब दो तरीके हैं, या तो आप बार बार कंटेंट रीड करो और उसको मैच कराते फिरो, या फिर ये है कि ऑब्वियसली ये बना है कि हेड रिक्वेस्ट भी कर सकते हो आप नॉर्मली सारी वेबसाइट पे। आई थिंक हेड रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको, जिसमें केवल हेडर्स आते हैं। मतलब बेसिकली ये मान के चल सकते हो कि एक ऐसी रिक्वेस्ट है, हाँ हेड रिक्वेस्ट ही बोलते हैं उसको यूजुअली। जब मैं इसी की हेड रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे आपकी बॉडी नहीं मिलेगी, इसमें केवल हेडर्स मिलेंगे। तो पहली बार, और ये फास्ट होगी ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी नहीं है, तो पहली बार जब मैं रिक्वेस्ट करूँ तो हेडर्स मांगू, और हेडर्स में मुझे एक हेडर ऐसा मिलता है बाय विच आई कैन गेट टू नो कि ये लास्ट चेंज कब हुआ है पेज, ठीक है। तो इट ऑल्सो मीन्स कि जब मैं अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ तो मैं अलोंग विद द कंटेंट ये भी स्टोर कर रहा हूँ कि उसका लास्ट, मतलब मैंने जब स्टोर किया था उसको या विजिट किया था पेज को, वो टाइम स्टैम्प किया था। और यदि ये लास्ट चेंज स्टैम्प मुझे मिलेगा कि अभी सपोज मैंने चेंज किया था ये पेज 9 जून को, और अभी मैं जब क्रॉल करने जा रहा हूँ उसने बताया कि ये पेज लास्ट अपडेट हुआ है 12 जून को, तो देन डेफिनेटली आई डोंट हैव एन अपडेटेड वर्जन। तो मैं इसका अपडेटेड वर्जन फैच करूंगा, स्टोर करूंगा, उस पर फिर से इंडेक्सिंग बनाऊंगा, ओके। लेकिन यदि पता पड़ा कि उसके बाद चेंज नहीं हुआ है, तो आई वॉन्ट इवन गो टू द बॉडी पार्ट, आई वॉन्ट इवन इन्वॉल्व बाकी जो बड़ा फ्रेमवर्क अभी समझने वाले हैं, कि क्यू आएगी, उसमें क्यू में डालना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, तो बहुत सारे वर्कर होंगे जो उस पर काम कर रहे होंगे, वो सारा खेल नहीं आएगा फिर बेसिकली। तो दैट कॉल कैन बी मेड बेस्ड ऑन लास्ट चेंज्ड, जिस सपोर्ट सारे वेब पेजेस में रहेगा ऑब्वियसली। सो ओके, तो यस गिवन इट एटलीस्ट दिस मेक्स क्लियर कि भाई फाइनल यूज केस हमारा यही है कि हम सर्च करा पाए, तो सर्च कराने के लिए डॉक्यूमेंट स्टोर करना पड़ेगा। वी कैन सेव स्पेस डेफिनेटली, ये एक पॉइंट बन गया हमारा, कूल है। तो एक तो मुझे समझ में आया। और रिक्वायरमेंट वाइज धीमे, इसमें बेसिकली देखो तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है यार, सारी एनएफआर ही है। मतलब इतने स्केल पे कैसे करोगे एटसेट्रा। तो इसमें एनएफआर जैसा भी लग रहा है कुछ कुछ मुझे। ये क्रॉल रेट इज लाइक मोर लाइक एनएफआर, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, कि भाई बाकी वेबसाइट लोड ना हो। तो लेट्स डू कि लेट्स प्रोसीड विद एन एस्टिमेशन, लिटिल एस्टिमेशन। जो तुम पूछ रहे थे वो यहाँ पे आ जाएगा कि स्केल की जब बात करें बताना ही पड़ेगा हमें। तो करीब करीब मान लो कि आज की तारीख मोटा मोटी 1 बिलियन वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अभी ज्यादा भी हो सकती है इस समय। और 1 बिलियन वेबसाइट्स हैं जिसमें कि ऑन एन एवरेज देयर आर सम वेबसाइट्स ओनली 10 पेजेस, सम आर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस। तो एवरेज लोग मानते हैं कि 100 पेजेस पर वेबसाइट मान लेते हैं लोग, ठीक है। इसका मतलब है कि 100 बिलियन वेब पेजेस गूगल को क्रॉल करने पड़ेंगे। अगर उसकी क्रॉल साइकिल, जो भी उसकी क्रॉल साइकिल हो, कि इतने दिन में वो पूरा वर्ल्ड वाइड वेब को क्रॉल कर लेता है, तो इतने पेजेस क्रॉल करने पड़ेंगे। और अज्यूम के 100 KB
एवरेज पेज साइज है, ठीक है। तो डेटा हम केवल तो एस्टिमेट कर रहे हैं कितना डेटा चाहिए, ठीक है। तो 100 बिलियन वेब पेज थे इनटू ईच वेब पेज इज 100 केबी, so which means 100 into 100 और केबी है 10⁻³ सो 9 और 3 12 हो गए, 13 14 15, 10 into 10⁻15 करीब करीब 10 पेटाबाइट स्टोरेज चाहिए इसको, ठीक है। सो तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे जब स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो उससे तुम्हें क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली हम वेब पेज स्टोर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग एवरेज पेज साइज। तो 10 पेटाबाइट्स का स्टोरेज चाहिए प्रोबेबली, डेफिनेटली ये लोग टेक्स्ट का कंप्रेशन करते हैं और काफी अच्छे कंप्रेशन रेट्स अचीव करते हैं, तो हो सकता है जो चीज लग रही हो 10 पेटाबाइट उसको वो एक्चुअली 7 पेटाबाइट ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक है। द मेन पार्ट्स और फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हो रहा होगा इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। धीमे धीमे बढ़ाएंगे इस डायग्राम को। डिजाइन में 2-3 चैलेंजेस हैं, ऑल्दो क्योंकि नाउ वी हैव सम गुड कॉन्सेप्ट्स। सो एक हमारा पार्ट है सीड यूआरएल्स। अच्छा, तो सीड यूआरएल्स ये मान लो कि ये वो यूआरएल्स हैं जिनसे हम बिगिन कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू, लाइक एक सीड जैसे पड़े हुए हैं, लाइक हमारे पास एक लिस्ट है मिलियंस ऑफ वेबसाइट जिनको हमें क्रॉल करना है, उनकी वो लिस्ट पड़ी है, ठीक है। देन हमें बेसिकली उस पार्ट का बात करना है जो होगा यूआरएल फ्रंटियर मॉड्यूल्स को बोलते हैं डिजाइन्स में, यूआरएल फ्रंटियर। और इसको खोलेंगे, इसको अच्छे से खोल के समझाया जाएगा क्या होगा, देन यू विल बी क्लियर। तो ये मान के चलो कि सीड यूआरएल से यूआरएल फ्रंटियर पार्ट सर्व हो रहा है। तो यूआरएल फ्रंटियर में अंदर में क्या होगा कि जो हमने बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉलिंग होनी चाहिए, तो विच मींस देयर शुड बी मल्टीपल सर्वर्स जहां पे हमें एस्टेब्लिश करना है लॉजिक, ठीक है। तो यूआरएल फ्रंटियर खोले बिना हमें आगे समझ में नहीं आएगा। तो बिफोर मूविंग फर्दर मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है, यूआरएल फ्रंटियर समझते हैं पहले। तो हमने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की थी कि क्रॉल रेट में पोलाइटनेस होनी चाहिए। वो कैसे इंश्योर होगा, वो पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए अभी। तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रंटियर पार्ट में। तो यूआरएल फ्रंटियर कुछ ऐसा सर्विस है जिसके पास बहुत सारे सर्वर पड़े हैं। कैसे? ये एक सर्वर, ये दूसरा सर्वर, ऐसे बहुत सारे सर्वर पड़े हैं, लाइक रियली बहुत नंबर में बहुत बड़े होंगे, ठीक है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे प्रोसेस करेंगे इसको, और हमें मल्टीपल बेसिकली एक साथ बहुत सारी वेबसाइट्स को क्रॉल भी करना है। तो इसके अंदर में ये मान लो कि ये एक सर्वर है और हर एक सर्वर के पास अपनी क्या कहते हैं कॉन्करेंसी, या यूँ कहो कि पैरेललिज्म जो होता है, एक साथ पैरेलल एक्टिविटी करने का कैपेबिलिटी, वो है, ठीक है। तो वो कैसे होगी? तो हर एक सर्वर के पास अपनी थ्रेड्स पड़ी हुई हैं। तो अगर पाइथन में होगे तो मे बी यू माइट बी डूइंग दैट थिंग थ्रू प्रोसेसेस, व्हाटएवर लाइट वेट प्रोसेसर थ्रेड से हम पैरेललाइज करेंगे। ओके, तो दिस इज वन सच सर्वर। ओके, तो इस सर्वर पे बेसिकली ये मान लो ये हमारी थ्रेड्स हैं, ठीक है। इस थ्रेड का नाम है T1, ऐसे। तो T1 T2 T3 T4 ये मान के चलो फॉर नाउ। तो ये हमारा सर्वर हुआ, इस पे हमारी थ्रेड्स पड़ी हैं
which are named T1, T2, T3, T4 ऐसे या ऐसे करके बहुत सारी थ्रेड होंगी, ठीक है। और होल फंडा जो है ये समझने का, मैं यहाँ बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन आई राइट इट हियर इटसेल्फ कि हर एक थ्रेड के पास अपना एक फीफो क्यू है। ईच थ्रेड हैज इट्स ओन, वैसे तो क्यू फीफो ही होती है, फिर लिख दे रहा हूँ फीफो क्यू, ठीक है। तो ऐसे बहुत सर्वर्स हैं और हर एक सर्वर के पास अपना एक फीफो क्यू पड़ा हुआ है, ये आइडिया है हमारा, ठीक है। और ये मान के चलो कि यहाँ पे लेट्स टेक की ये मान लो इसका डिस्क है, इस बॉक्स का डिस्क है, ऐसे सारे बॉक्स पर डिस्क होगी। और सारे बॉक्स पे यही कहानी होगी है, सेम 1 2 3 4। ये बॉक्स सर्वर्स है ना एक सारे? हाँ हाँ सब सर्वर है। चलो छोड़ो, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। चलो ये मान के चलो कि ऐसे डब्बे हैं बस, सिंपली स्पीकिंग। अभी कॉपी होने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है या कूल। सारे सर्वर पड़े हुए हैं, हर एक थ्रेड के पास अपनी एक फीफो क्यू है और अपने पास इसके पास डिस्क है। सो लॉजिक वाइज क्या हो रहा है कि हम कैसे अपने इंश्योर करेंगे कि एक वेबसाइट लगातार लोड ना हो। तो हमारा अब ऑब्जेक्टिव समझो कि एज ए सिस्टम हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, कॉन्करेंसी। सो हम मल्टीपल वेबसाइट्स को हिट कर सकते हैं इन पैरेलल, लेकिन एक वेबसाइट को हम पैरेलली हिट नहीं करना चाहते, ये गारंटी करनी है हमको। क्योंकि अगर एक वेबसाइट को हम अगर जैसे ही लाए ना पैरेलल टर्म, तो गूगल के इंफ्रा के अकॉर्डिंग वो साइट बैठ भी सकती है, वो इतनी तेजी से क्रॉल कर सकता है उसको। तो कहने का मतलब क्या है कि पर वेबसाइट वी शुड एंश्योर समहाउ कि क्या कहते हैं मल्टीपल थ्रेड्स कांटेक्ट ना कर पाए, तो उसकी गारंटी देनी पड़ेगी हमको। कैसे वो गारंटी हो सकती है? अच्छा, तो कंस्ट्रेंट हमारा जो पहला बना तो ये बना कि मल्टीपल machines should not connect to given website, ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट बना। एंड तो मल्टीपल मशीन्स तो नहीं होनी चाहिए, इवन ऑन सिंगल मशीन आल्सो मल्टीपल थ्रेड शुड नॉट। तो यहीं पे ऐड कर देता हूँ मल्टीपल थ्रेड्स और मशीन्स। तो ये गारंटी करने के लिए बहुत बहुत टिपिकल नहीं है, आई थिंक दिमाग में आ गया होगा ऑलरेडी कि हम अगर अपना जो यूआरएल्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक हैश फंक्शन लगाएं उन पे। तो मैंने एक हैश फंक्शन लगाया, यूआरएल के यूआरएल जो भी हो उसका जो मेन पार्ट है, जैसे कि मान लो yahoo.com/something, तो हमें यह इंश्योर करना है कि yahoo.com के सर्वर लोड ना हो। तो हम yahoo.com जो भी मेन डोमेन है यानी कि, ठीक है, उसका हैश फंक्शन लेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सर्वर, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो किसी एक सर्वर पर जाएगा, तो मे बी हैश फंक्शन कैन बी like whatever is your key modulus a number of servers, ठीक है। तो मान लो 1000 सर्वर थे, तो 1000 सर्वर थे कि मैं के किसी न किसी एक ही पर्टिकुलर क्या कहते हैं उस पर जाएगा yahoo.com, सर्वर नंबर 2 के डेटाबेस में या उसकी डिस्क के पास ही वो ये थ्रेड्स हैं, ओके। अब हमें थ्रेड लेवल पे भी इंश्योर करना है, तो हमें दूसरा पार्ट ये इंश्योर करना पड़ेगा कि थ्रेड को भी जो असाइनमेंट हो वो भी कुछ इस तरह से ही होना चाहिए कि आई शुड बी एबल टू अप्लाई वंस data is here, I'll apply a second hash function on this data जो कुछ ऐसा होगा कि mod number of threads। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि yahoo.com के जितने भी URL आ रहे होंगे, जब मैं तो या तो इस सर्वर पे आ गए पहली बात, और सर्वर पर नहीं पहुंचेंगे,
ओके, नंबर 1। नंबर 2 बात होगी कि अब मैंने इंश्योर किया कि वो की मॉड नंबर ऑफ थ्रेड से yahoo.com के जितने भी यूआरएल हैं वो या तो पर्टिकुलर थ्रेड से मैप होंगे, 1 से 2 से, जिससे भी मैप होंगे। तो नाउ और हर एक थ्रेड से एक फीफो अटैच्ड है, ये भी हमें गिवन है। यानी कि डिस्क से वो फीफो क्यू भरती जाएगी और एक पर्टिकुलर थ्रेड इसको एग्जीक्यूट कर रही है। यानी कि yahoo.com पे हिट करने के लिए मेरे इतने बड़े इंफ्रा में एक डिब्बे पे एक थ्रेड है जो रेस्पॉन्सिबल है, दो थ्रेड भी एक साथ काम नहीं करेंगे। एंड नाउ इट्स अ फीफो और एक ही थ्रेड है, तो ये गारंटी हो गया कि पहले मैं एक यूआरएल का फैच करूंगा, लेके आऊंगा, डेटा स्टोर करूंगा, फिर दूसरा यूआरएल फैच करूंगा, लेके आऊंगा, स्टोर करूंगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर गारंटीज कि जो हम पोलाइटनेस की बात कर रहे थे, कि अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं एक वेबसाइट लेके आऊंगा, गूगल मुझे पैरेलली बहुत सारा एक साथ 1000 रिक्वेस्ट भेज देंगे कॉन्करेंसी। ऐसा कभी नहीं होने वाला मेरे पास। आई बी ऑलवेज, दे विल ऑलवेज बी हिटिंग मी वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, क्योंकि एक थ्रेड रिस्पॉन्सिबल है, वो भी फीफो से उठाती है अपना डेटा। ये ठीक है। ये फीफो से थ्रेड क्या उठा रहा है, मतलब कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो? तो डिस्क में लेट्स से हमारे डिस्क में पड़े हुए हैं 500 यूआरएल पड़े हुए हैं, ठीक है, और अज्यूम करो हमारे पास 10 थ्रेड हैं, तो हर एक थ्रेड के पास करीब करीब 50 जॉब प्रोसेस करने के लिए हैं, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने, ठीक है। तो वो उस क्यू में जॉब आनी चाहिए ना, मतलब ये थ्रेड जो है वो क्यू से पढ़ता है अपनी ठीक है, जॉब समझ को। गया, ओके। बस ठीक है। तो ये हमारा यूआरएल फ्रंटर का पार्ट है, जहाँ पे हम ये बस सिंपल तरीके से ये इंश्योर करा ले रहे हैं कि भले ही हमारा इंफ्रा कितना बड़ा हो, लेकिन कोई पर्टिकुलर वेबसाइट बहुत ज्यादा लोड ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंटर पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पार्ट है कि लेट्स टॉक अबाउट कि फैचर कैसा होगा। तो फैचर बड़ा सिंपल है, मतलब जो एक्चुअल मॉड्यूल फैच कर रहा है, ओके। सो विच मीन्स कि यूआरएल फ्रंटर जो तुम्हें एक बॉक्स दिख रहा था, एक्चुअली अंदर में इसमें थ्रेड्स हैं, हर एक थ्रेड अपना अपना काम कर रही है, ओके ना। आप जो नेक्स्ट मॉड्यूल है कि हर एक थ्रेड के पास ये पता है उसको कि अब नाउ इट हैज अ यूआरएल टू प्रोसेस। तो यूआरएल फ्रंटर ने इतना ही, केवल इतना किया कि थ्रेड को पता है कि कौन सा यूआरएल प्रोसेस करना है, अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। तो प्रोसेसिंग के लिए नाउ देयर इज अ फैचर। अच्छा, व्हाई फैचर इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि सारे पेज तो एचटीटीपी नहीं होते ना, कुछ पेज एफटीपी भी हो सकते हैं, कुछ और प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं कल को। तो फैचर के पास वो सारी प्रोटोकॉल्स की इंप्लीमेंटेशन होगी जिनसे वो डेटा को फैच कर सकता है। सो माइट बी यूआरएल फ्रंटर जो है जब इस चीज को फैचर को पास करेगा, तो फैचर उसमें देखेगा प्रोटोकॉल कौन सी है, उस प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन कॉल करके कनेक्शन बनाएगा। तो ये फैचर में बेसिकली यूं मान लो कि फैचर इज लिंक्ड टू नंबर 1, हमने बात किया था डीएनएस रिजॉल्वर का, ये गूगल के इंटरनल। नाउ गूगल डज नॉट वांट टू कॉन्टैक्ट एनी एक्सटर्नल डीएनएस फॉर ऑब्वियस रीजंस व्हिच आई मेंशन ड्यू टू देयर स्केल। तो फैचर का लिंक ऑब्वियसली हो जाएगा तुम्हारे रिजॉल्वर से। तो यूआरएल फ्रंटर से रिक्वेस्ट आएगी फैचर के पास, ठीक है। फैचर ने एक पर्टिकुलर यूआरएल देखा, yahoo.com/news/something, ओके। तो उसने उसे प्रोटोकॉल देखा, उस प्रोटोकॉल को ब्रेक किया, एचटीटीपी समझा एचटीटीपी है, डीएनएस से उसका आईपी लिया, ओके। नाउ इट हैज टू एक्चुअली एस्टैब्लिश द कनेक्शन। तो फैचर ही वो मॉड्यूल है जो एक्चुअली वेब सर्विस से, यानी कि वेबसाइट से कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। तो नाउ दिस इज द मॉड्यूल व्हिच कनेक्ट्स टू क्लाउड, लार्जली स्पीकिंग, समझ सकते हो। ये पब्लिक क्लाउड है जो पब्लिक वेबसाइट से, ये मान लो तो बस। तो यहां से वो जाएगा और रिस्पॉन्स लेके आएगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो फैचर वो मॉड्यूल है विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटोकॉल स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशंस। डीएनएस से रिक्वेस्ट किया, क्वेरी कर लिया, क्लाउड से कनेक्शन बनाया, क्लाउड मतलब किसी वेबसाइट से कनेक्शन बनाया, फिर डेटा लेके आया। अब डेटा लेके आया तो स्टोर करना है, वो फैचर का ही काम होगा क्योंकि डेटा फैचर के पास है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टोरेज लेयर हो गई, ये हमारा स्टोरेज हो गया। और स्टोरेज में बहुत डीप नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यू होप, आई होप, मैंने जब पहली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था गूगल का वेब टेबल,
तो उसका नाम मैंने वेब टेबल दिया था। तो बिग टेबल पढ़ने के लिए एग्जाम्पल वेब टेबल ही था। तो गूगल बिग टेबल्स का ऑब्वियस स्टोरेज है, वो वर्जन्स मेंटेन कर लेता है। और इनफैक्ट उसमें अगर तुमने याद हो डिस्कशन में मैंने देखा था एंकर टैग्स देखे थे कि कौन कौन सी अदर वेबसाइट्स हैं जो इस वेबसाइट को पॉइंट भी कर रही हैं, क्योंकि इवन गूगल विल टेक दैट इनटू अकाउंट व्हाइल रैंक। वो सारा इंफॉर्मेशन के लिए गूगल बिग टेबल स्टोरेज इज द बेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो स्टोरेज पे डिस्कशन को आज नहीं खींचेंगे, दैट वी हैव डिस्कस्ड। लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब ये स्टोरेज हुआ। दूसरी बात क्या है कि अभी थोड़ा प्रोसेसिंग भी करनी है हमको, इस चीज पे इन्वॉल्व होना है, ठीक है। सो ये क्या करेगा अपना, एक मुझे चाहिए क्यू टाइप की, ठीक है इसकी ले लेता हूँ। इसे मान लो बोल दो डॉक्यूमेंट स्ट्रीम, डॉक्यूमेंट स्ट्रीम। तो जैसे मान लो इसने कोई क्या कहते हैं वेब पेज क्रॉल किया, उसका स्ट्रीम यहाँ पे उसे परसिस्ट कर देगा स्टोरेज में, नंबर 1, और फिर उसे स्ट्रीम पे डाल देगा। स्ट्रीम पे डालने का मतलब क्या है कि इस स्ट्रीम को रीड करने वाले बहुत सारे वर्कर्स होंगे, ठीक है। ये एक क्यू जैसा हो गया। अब पब सब आर्किटेक्चर मान लो कि हमारे पास क्यू में बहुत सारा इंफ्रा है, इंफॉर्मेशन है। लेट मी जस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्ट्रीम पे हम डालते जा रहे हैं और ये इंश्योर कर रहा है हम लोग कि जो भी इस पे क्या जो सब्सक्राइबर्स हो इस क्यू के, सब्सक्राइबर कौन कौन से मेन सर्विस साफ समझ, वेरी क्लियर। तो पहली सर्विस जो समझ में आ रही है वो ये है, which is a very key to us, which is called a URL extractor। गूगल का पूरा फंडा इसी पे बेस्ड है यार, कि वो एक पर्टिकुलर यूआरएल पे जाता है और हर एक पेज पे 500 लिंक होते हैं यार, कम से कम ऐसे देखो, ये लिंक मिला, ये लिंक मिला, ये लिंक मिला, यहाँ जाएगा। नॉट ओनली सेम पेज, अब डिफरेंट डिफरेंट पेज पे भी लिंक हो सकते हैं, तो उन सब लिंक्स पे वो जाएगा। तो समझ लो इट इज लाइक व्हाट एवर यू कॉल डीएफएस बीएफएस, जो भी करो, एक वेब पेज से सीड यूआरएल से उस पर्टिकुलर वेब पेज पे गया। नाउ उस वेब पेज से इट डिस्कवर्स न्यू यूआरएल्स टू बी फैच्ड। सो वो यूआरएल एक्सट्रैक्टर वो पार्ट है जो इस स्ट्रीम को सुनेगा और उस स्ट्रीम से नए यूआरएल निकालेगा। डिपेंड करता है कि हो सकता है वो यूआरएल आपने प्रोसेस कर लिया हो, या हो सकता है वो यूआरएल आपने प्रोसेस ना किया हो, दोनों ही पार्ट पॉसिबल है। तो यूआरएल एक्सट्रैक्टर के बाद एक मॉड्यूल चाहिए हमें which does this job, identifies कि हमने ये प्रोसेस कर लिया है नहीं प्रोसेस किया है। तो which is you can call a URL filter। अच्छा, यहाँ पर कई बातें हो सकती हैं URL फिल्टर में, कि URL filter can do filter for let's say have you visited it or not, like is it a visited URL। अगर visited है तो इसे इग्नोर कर देगा कि ये ऑलरेडी विजिट हो गया, तो URL फिल्टर को क्यों देना उसको उसको। अच्छा, दूसरा मे बी इट कैन डू सम काइंड ऑफ व्हाट डू यू कॉल, लेट्स से फिल्टरिंग, कि हम कुछ ऐसा कंटेंट है जो हम नहीं चाहते इंडेक्स हो। तो हो सकता है एक लेजिटिमेट वेब पेज पे इलेजिटिमेट साइट का लिंक हो और उसको हम नहीं चाहते हो, तो उस तरह की फिल्टरिंग करनी चाहिए हमको। ये नहीं है कि यूआरएल एक्सट्रैक्ट में जितने भी दिए वो हमने आंख बंद करके प्रिंटर को देने के जाओ उनको प्रोसेस करो इंडेक्स करो, नहीं। वी शुड बी वेरी केयरफुल, अप्लाई अवर पैरामीटर्स इन यूआरएल फिल्टर। तो विजिटेड तो एक आर्गुमेंट है ही, और कीवर्ड सर्चेस या व्हाटएवर फिल्टरिंग वी हैव, फिल्टर करने के बाद दैट इज ऑब्वियस कि वंस यू आइडेंटिफाइड कि दिस इज द URL टू बी विजिटेड, नाउ यू कैन स्टार्ट फीडिंग देम टू अ URL फिल्टर। तो सीड यूआरएल से कहानी स्टार्ट हुई थी, और अब नए यूआरएल को लाने के लिए एक नया जरिया हमको मिल गया। जिन वेबसाइट्स को हम क्रॉल कर रहे हैं उनके स्ट्रीम को पढ़ने वाला ये वर्कर था, एक ऐसी सर्विस थी यूआरएल एक्सट्रैक्टर जो इन जॉब्स को रीड करती थी, यूआरएल निकाल के देती थी इसको, यूआरएल फिल्टर को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात होगी इसमें, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अच्छा, तो एक हमारी सब्सक्राइबर जो हुई डॉक्यूमेंट स्ट्रीम की, वो हुई यूआरएल एक्सट्रैक्टर। अब यहीं पे तुम समझ लो कि देयर कैन बी मल्टीपल सर्विसेज व्हिच कैन कम बेस्ड ऑन आवर यूज केस। ओके, एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हो गया
हम लोग डिटेक्ट करेंगे डुप्लीकेट डिटेक्शन। ये हमारा एक सेकंड वो भी हो गया। कूल। तो जो हम कह रहे थे ना कि कई सारे ऐसे वेब पेजेस हैं जो एक दूसरे के डुप्लीकेट होते हैं। तो गूगल में ये भी यूज केस है कि एक सर्विस बनी ही इसलिए है विच इज आइडेंटिफाइंग फिशिंग कंटेंट, राइट। फिशिंग का मतलब वही है कि तो फिशिंग अटैक्स जो होते हैं वेबसाइट्स पे, आपने देखे होंगे कि पूरी वेबसाइट थोड़ा सा यूआरएल में अंतर होता है, ठीक है। सो गूगल इस स्पेस में ऑब्वियसली दे वुड लाइक टू वार्न यू कि दिस लुक्स लाइक ए फिशिंग वेबसाइट, प्लीज एंश्योर एटसेट्रा। तो वो सब फ्लैग करने के लिए उसको ऐसी सर्विस चाहिए जो दो पेजेस को हमेशा कंपेयर करते रहे, मतलब जब नया पेज आए तो उसको क्रॉल करे। क्योंकि मान लो एचडीएफसी की बैंक की वेबसाइट को यदि कोई फिशिंग वेबसाइट बनाएगा उसकी, तो बड़ा छोटा सा चेंज करेगा, जैसे एचडीएफसी बैंक में BO कर दे या छोटा मोटा चेंज कर दे केवल यूआरएल में, और बाकी पूरा वेब पेज अलोंग विद इमेजेस विल लुक एग्जैक्टली सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो उस केस में वो डुप्लीकेट डिटेक्शन करने वाली होगी। तो इट विल अप्लाई द चेकसम एल्गोरिथम एटसेट्रा, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके ना बहुत सारे सर्विस पॉसिबल हैं जो गूगल इस अपनी स्ट्रीम पे लगा सकता है और लगाता भी है। ये सब इसके वो हैं सब्सक्राइबर, ठीक है। तो तीसरा सब्सक्राइबर जैसे एग्जांपल तौर पे मुझे याद आ रहा है, क्या कह सकते हो, कुछ भी, मतलब क्या कह सकते हैं कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स, हाँ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो अभी बहुत सारी सर्विस गूगल प्रोवाइड करता है ऐसी कि जहाँ पे आप ये देख पाते हो कि आपके कंटेंट को किसी ने कॉपी किया है, एग्जैक्टली तो कॉपी किया तो पता ही पड़ जाएगा। गूगल के पास ऐसी भी एल्गोरिथम्स हैं कि जहाँ पे आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया लेकिन 70% भी कॉपी किया है तब भी पता पड़ जाता है, ठीक है। तो गूगल उस तरह की सर्विस यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और यू कैन मेक यूज ऑफ दोस सर्विसेज टू आइडेंटिफाई कि कितना लेवल ऑफ सिमिलैरिटी है। देन एक्चुअली यू कैन गो फॉर व्हाटएवर जो भी प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस। तो यहीं से मतलब वो सब निकलते हैं, पेटेंट को आइडेंटिफाई करने का ओरिजिनल वर्क किया है नहीं किया, उसको सर्च गूगल दे देता है, उसको फिल्टरिंग, या सो ये हमारा लार्ज जो लेवल पिक्चर है वो ऐसे दिखती है कुछ कुछ। आई होप ये क्लियर हो गया हो, राइट। बस कि जो भी हम फैच कर रहे हैं उससे हम नए यूआरएल निकालते भी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। तो उतना उतना क्रिटिकल कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा इसमें एज सच। सो आई थिंक फ्रंटियर पार्ट क्लियर हो, देन आई विल डीप डाइव। सीड यूआरएल हमें क्लियर है ही, वो सीड यूआरएल्स हैं और कुछ नहीं है। लिस्ट ऑफ यूआरएल्स व्हिच यू वांट टू विजिट, यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज बेस वन बाय वन। यूआरएल फ्रंटर क्या था, वो ये सेटअप था जिसमें मल्टीपल सर्वर्स थे और जहां पे हम लोग दो हैश फंक्शन लगा रहे थे, फर्स्ट टू मैप टू सर्वर, देन टू मैप टू द थ्रेड ऑन द सर्वर टू एंश्योर नो पर्टिकुलर वेबसाइट इज ओवरलोडेड। तीसरा पार्ट हमारा था कि जब हर एक यूआरएल के पास यहाँ पे है वो और था, ये देख लो, हर एक के पास अपना अपना थ्रेड्स थी और ये जॉब जा रही थी बेसिकली फैचर के पास। फैचर मॉड्यूल वो है जो डाउनलोड करता है। तो फैचर के बारे में वी कैन राइट वन और टू मॉड्यूल्स, नाम से ही काफी है, फैचेस और डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट करस्पॉन्डिंग टू गिवन यूआरएल। जो भी यूआरएल होगा उसके अकॉर्डिंग वो डाउनलोड करेगा। नाउ हियर यू कैन हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस, वो ही इंपॉर्टेंट है। मे बी HTTP फैचर बिल्ड करना पड़े या FTP फैचर बिल्ड करना पड़े, और फैचर में ही इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज केस ये आएगा डिस्कशंस में कि एक तुमने सुना होगा रॉबर्ट्स इंक्लूजन प्रिंसिपल जो करता है ना, हर एक वेबसाइट अपने ऊपर वो रखती है roberts.txt फाइल अपने मेन पाथ में, जैसे yahoo.com/roberts.txt मान लो अगर हो, तो वो ये फाइल बताएगी कि आर यू अलाउड टू विजिट लाइक क्रॉल दिस पेज और नॉट लीगली बेसिकली। तो गूगल को वो कहेगी कि मैं सपोज के मान लो /index/star.html ये पेजेस यू कैन नॉट विजिट, ऐसे रूल्स डिफाइन कर देते हैं उसमें, यू कैन नॉट विजिट। सो जो फैचर मॉड्यूल होगा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि roberts.txt फाइल को उसकी रीड करें और ये आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअली मैं इसको क्रॉल करने के लिए ऑथोराइज्ड भी हूं या नहीं, बीइंग गूगल या बीइंग अ क्रॉलर या बीइंग अ स्पाइडर, जो भी।
पार्ट भी फैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पे। और देन फैचर ने फैच किया अपने प्रोटोकॉल से, लाके उठा के डाल दिया डॉक्यूमेंट स्ट्रीम में। तो डॉक्यूमेंट स्ट्रीम तो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ही। ये कुछ वैसी है जैसे वीडियो स्ट्रीम आती थी और उस पर मल्टीपल सब्सक्राइब होते थे, एक थंबनेल जनरेट करता था, एक उसको एनकोडिंग करता था, एक उसको सेगमेंटेशन करता था, या एक उसको रिकमेंडेशन इंजन ले जाता हो। सिमिलर डॉक्यूमेंट स्ट्रीम के मल्टीपल हमारे पास सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है। उसमें एक जो पार्ट कीमती था वो बताया हमने, डुप्लीकेट डिटेक्शन। डुप्लीकेट डिटेक्शन इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट का डीड्यूप टेस्ट, डीडुप टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अब लकीली बात ये है कि हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, पुराना तो इसलिए नया नहीं लग रहा होगा, है कि सिंपल है कि अपनी चेकसम जनरेट करो, कोई भी MD5 या SHA एल्गोरिथम कोई लगाओगे आप, ठीक है, और एक चेकसम जनरेट करोगे, ठीक है। देन once you get a new document you will again generate its checksum and check in your database कि ऐसा checksum पहले आ चुका है या नहीं आ चुका है, ठीक है। अगर वो आ चुका है then you can flag that as duplicate document and you might not even store it। उस तरह की कॉल्स ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एक्सट्रैक्टर। तो सिंपल है कि एक्सट्रैक्टर तो वही है भैया, डॉक्यूमेंट में से लिंक्स निकालेगा, तो इट्स अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिल्टर के बारे में भी इट्स आल्सो वेरी इजी एक्चुअली, आई थिंक ठीक ही होगा वो, कि बिफोर एडिंग ईच यूआरएल बैक वो अपनी फिल्टरिंग अप्लाई करेगा, जो भी कुछ फिल्टरिंग करनी है, ठीक है। देन डीएनएस, आई थिंक डीएनएस बनाया है हमने इसमें, डीएनएस रिजॉल्वर जो रिजॉल्व कर रहा है। क्यों बनाया है? बिकॉज ऑफ द स्केल, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हम बाहर पे जाके कुछ करें। एक और बात आएगी which is a URL dedupe। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि मुझे ये पता लगाना हो कि मैंने इस URL को विजिट किया है या नहीं विजिट किया, अभी जनरल प्रिंसिपल डिस्कस हो रहा है, एक नया, एक जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, कि अब एक तरीका तो ये था कि भाई मेरे पास डेटाबेस है जहाँ पे सारे URL रखे हुए हैं, लेकिन स्केल सोचो, जो स्केल है वो है 100 बिलियन वेब पेजेस का स्केल है। तो आप पे जब भी URL आए आप 100 बिलियन रिकॉर्ड्स में चेक करोगे, इफ URL is visited or not, राइट। जो कहने में इजी लगा कि हम सिंपल ये चेक कर लेते हैं कि ये URL विजिट हुआ है नहीं हुआ, और नहीं विजिट हुआ तो हम इसको फ्रंटर को दे देंगे। अच्छा, लेकिन इन प्रैक्टिस दिस इज रियली टिपिकल, मतलब इन प्रैक्टिस देखा जाए तो बहुत टफ हो गया है। तो उस तरह की क्वेरीज जब हम चलाएंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर URL इज दिस, वो क्वेरी एक्चुअली हमको बहुत टाइम ले लेगी, और गिवन द स्केल ऑफ पेजेस व्हिच वी हैव टू विजिट वो अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट तुम देखो, अगर ये चीज देखो ना, ये क्या कहते हैं कि लेट्स गो टू फेसबुक और लॉग आउट कर देते हैं, या कुछ ऐसी वेबसाइट्स कुछ याद आ रही हो किसी को जहां पे वो बोलता होगा ना दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, आता है ना वो व्हेन यू वांट टू क्रिएट एन अकाउंट। ओके, जीमेल में ही आ जाता है जब हम बनाते हैं। ओके ओके कूल, ओके। आई डोंट नो वो किस पॉइंट पे फ्लैग करेगा इस चीज को, ओके पता नहीं। वो बेसिकली वो अपना जब मैं सबमिट करूंगा डिटेल्स भरने के बाद तब जाके वो फ्लैग करेगा, बोलेगा ये और डुप्लीकेट डिटेक्शन कर दिया, तुरंत ही कर दिया। देख रहे हो या ज्ञान देखा ना ये वाली चीज? हाँ सर देखा। हाँ मतलब तो आपने बेसिकली आपने वो टेक्स्ट रखा कि अपने आप आ गया था वो? मैं एक्चुअली मैं उसे कॉपी करना चाह रहा था ईमेल को, दूसरे जो मांग रहा था आगे फील्ड भरने के लिए, लेकिन द मोमेंट आई चेंज उसने डुप्लीकेट डिटेक्ट कर लिया। अब ये जो सर्च हुआ होगा, ये फेसबुक पे भी बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, ये समझ लो कि ये सर्च वो क्वेरी नहीं हुई होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर यूजर इन दिस, ऐसा क्वेरी होती तो इतनी जल्दी रिजल्ट आता ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो ये कुछ और हुआ है। तो इस तरह के जो मेंबरशिप सर्चेज हैं, स्पेशली जो मेंबरशिप सर्चेस बोल लो
या मतलब जैसे कि दिस एग्जिस्ट और नॉट और दिस हैज बीन सर्च्ड और नॉट टाइप की क्वेरीज, उसके लिए हम लोगों को जानना चाहिए, ऑल दिस कैन बी सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर, लेकिन हमें इंडस्ट्री में ब्लूम फिल्टर का बहुत यूज है इसके लिए, ठीक है। उसी ब्लूम फिल्टर का यूज ये लोग यूआरएल डिडक्ट में करेंगे। तो यूआरएल डिडक्ट में ड्यू टू द स्केल, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी ऑब्वियसली, एनी इंटरव्यूअर कैन आस्क यू कि ड्यू टू द स्केल दिस क्वेरी विल बी स्लो, तो व्हाट एल्स कैन यू थिंक, तो उसका आंसर ब्लूम फिल्टर ही होगा, ठीक है। सो हम लोग ब्लूम फिल्टर की बात शॉर्ट में कर लेते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के ब्लूम फिल्टर एक्चुअली क्या कर रहा है। उतना कुछ खास है भी नहीं इसमें। लेट अस सी, एक एग्जांपल ले लेता हूँ और एक टेबल बना लेता हूँ। ओके, और ये सपोज मेरे एरे जैसा है, ये मान लो 0 1 2 3 4 5, केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एक्चुअली वेक्टर बहुत बड़ा होगा ये। अब सपोज करो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग आई हाईटेक, ओके। तो ये जो स्ट्रिंग मेरे पास आई, और तो बेसिकली मैं इस पे क्या लगाने वाला हूँ, आई आइडेंटिफाई मल्टीपल हैश फंक्शन लगाऊंगा इस पे। एक हैश फंक्शन मतलब h1 नाम का हैश फंक्शन, दूसरा h2 हैश फंक्शन, तीसरा h3 हैश फंक्शन, ठीक है। एंड दोज हैश फंक्शंस कैन बी लाइक, इट डिपेंड्स वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। और वो हमें कुछ वैल्यू देंगे, ठीक है। तो मे बी सपोज करो मैं इसका आस्क का वैल्यू लेके आऊँ, उनको ऐड कर करा के जो भी इनकी क्या कहते हैं, कैपिटल एच सपोज कुछ है, स्मॉल एज 92, कैपिटल एज 65, जो भी है वो सब लेके आऊँ, उस पर फिर मैं हैश फंक्शन लगाऊं, फिर मुझे एक वो मिलेगा बेसिकली वैल्यू। एंड दिस आई एंश्योर कि हैश फंक्शन के लास्ट में सब में मान लो, क्योंकि अगर 10 तक है तो मैं मॉड 11 लगाऊं, तो मॉड 11 लगाऊंगा तो तुम्हें क्लियर है वही जो हम सर्वर्स में करते हैं कि 0 to 10 ही कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट इज गारंटीड। तो वंस आई अप्लाई अ फर्स्ट हैश फंक्शन, लेट्स से मुझे वैल्यू मिली 2, तो इनिशियली ये हमारे इंडेक्स है, इसकी चिंता मत करो, ये हमारा ब्लूम फिल्टर वाला मेन चीज है। आई विल हाईलाइट, हाँ हाँ, अरे भाई अच्छा ये है। तो अब मैंने देखा कि जब मैंने हाईटेक पे h1 हैश फंक्शन लगाया, सपोज करो मेरे पास वैल्यू आई 2, शुरुआत में सारी बिट्स जीरो हैं, सारी बिट्स जीरो हैं इस एरे में, कूल। अब मैंने वैल्यू लगाई और मेरे पास वैल्यू आई 2, तो मैं जाके इस 2 वाले पे इसको 1 सेट कर दूंगा। अच्छा, फिर मैंने लगाया हैश फंक्शन h2 इस पे, फिर मेरे पास वैल्यू आई लेट्स से 7 पे जाके मैं इसको 1 सेट कर दूंगा, ठीक। मैंने लगाया और मेरे पास वैल्यू आई लेट्स से 8, फिर मैं 8 पे जाके इसको 1 कर दूंगा, ये रहा मेरे पास। अच्छा, तो यहीं से तुम्हें ब्लूम फिल्टर की क्या कहते हैं लिमिटेशंस और एडवांटेजेस दोनों समझ में आ जाएंगी बहुत इजीली। तो एक ही बिट वेक्टर है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो ये बहुत बड़ा वेक्टर होगा, काफी सारी प्लेस होंगी। अच्छा, लेकिन अब ये क्या करेगा, सपोज करो तुमने जैसे ही अगली बार हाईटेक दिया, तुम चाहते हो कि अब भैया हाईटेक नाम का यूजर नेम दोबारा ले लो, तो अब मैं टेबल में सर्च नहीं कर रहा कहीं भी, मैं केवल ब्लूम फिल्टर का जो वेक्टर है, एक ही वेक्टर है, यहाँ पे ये सारे हैश फंक्शन अप्लाई करूंगा। जब h1 अप्लाई करूंगा तो पाऊंगा कि ये 1 है, h2 अप्लाई करूंगा तो पाऊंगा कि ये भी 1 है, h3 अप्लाई करूंगा तो भी पाऊंगा ये 1 है। अच्छा, यदि मुझे सारे बिट्स 1 मिल गए, इफ ऑल आर वंस, तो आई एम गारंटीड कि ये दिस यूजर नेम इज टेकन। ऐसे, अब क्या मैं गारंटीड हूं या नहीं, ये सवाल है। यही बात आएगी प्रोबेबिलिटी की, कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है, कि दिस इज ए प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर, पहली बात। तो कितने हैश फंक्शन लगाने पड़ेंगे, मतलब आप बता रहे बहुत बड़ा वेक्टर होगा, तो सारे वन होने के तो बहुत से फंक्शन लगाने पड़ेंगे फिर तो।
क्या कह रहे हो? जैसे कि अगर जब सारे 1 होंगे नहीं नहीं, तभी। मतलब बहुत सारे हैश फंक्शन नहीं, एक तो हैश फंक्शन सब कोड में होंगे, इन मेमोरी होंगे, और मे बी डिपेंड करता है ये तो कितने हैश फंक्शन लग रहे हैं, 3 4 5 10, आई डोंट नो, वो तो डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन पे। तो हम्म। सारे 1 नहीं हो सकते ना, जहां जहां लगेगा। अ, जैसे हाईटेक का आपने बनाया, तो मतलब सारे 1 का क्या मतलब है यहाँ पे? सारे वन का मतलब ये होगा, फिर कोई भी स्ट्रिंग आएगी उसको मान लेगा, वो मैच कर रही है, फिर सभी को बोल देगा फिर तो वो कि इट कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन। नहीं तो जैसे हाईटेक को जब हमने आपने 3 हैश फंक्शन लगाए, तो 3 बिट्स पे उसने 1 1 कर दिया। हाँ अब हाँ दोबारा किसी ने हाईटेक दिया, तो उसने तीनों हैश फंक्शन लगाए और उन उन जगहों पे 1 उसे मिला। यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ 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 हाँ। उन्हीं सेम जगह पे मिला उसे 1 1। करेक्ट सारे हैश करेक्ट। फंक्शन लगाए तो वो सारे 1 आप कहना चाह रहे हो शायद ना? हाँ हाँ, ये ऑल का मतलब यही है कि यही इसके पास भी तीनों यही पोजीशन आई थी। हाँ, तो वही 3 पोजीशन नए वाले की भी आ रही है, तो इसका मतलब कि वो टेकन है। ठीक है। वो टेकन है टाइप से, उस तरह से डिटेक्ट करेगा ये बेसिकली। तो अब इसमें क्या कहते हो, ये मान के चलो कि ये पॉसिबल है कि इट कैन yield फॉल्स पॉजिटिव्स। ये इसका लिमिटेशन हो गया कि ऐसी और स्ट्रिंग हो सकती है कोई जो हाईटेक ना हो। सपोज कुछ और स्ट्रिंग हो, सपोज पवन नाम की स्ट्रिंग हो, बाई चांस सपोज करो, और यदि मैं उस पर तीनों हैश फंक्शन लगाऊं और वैल्यू 278 ही आ जाए, इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी, और 278 आ जाए और तीनों सेट हैं, तो वो क्या कहेगा, पवन इज टेकन, लेकिन एक्चुअली पवन टेकन नहीं है। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ 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 हाँ। हाईटेक टेकन था हम्म। लेकिन पवन टेकन नहीं है, लेकिन वो बोल सकता है पवन को भी कि टेकन है, इसीलिए इसमें ये क्या है कि इट कैन यील्ड फॉल्स पॉजिटिव्स। तो वो हो सकता है कि जो यूजर नेम फेसबुक पे आज तक ना बना हो उसको भी मुझे कह दे कि यू कैन नॉट टेक इट। तो वो ये हैश फंक्शन की कमी हुई ना एक तरह से ना, वो चीज हैश मतलब कोलिशन वही तो हुआ एक तरह से ना। नहीं, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग अ बिग वेक्टर। ठीक है, जितना बड़ा वेक्टर लेंगे, मान लो जितने ज्यादा बिट्स का वेक्टर लेंगे उतना हम इसको प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं कि इस तरह के क्लैश मिले। लेकिन अगर मान लो क्लैश हो भी रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, तो सपोज करो यदि एज ए फेसबुक मेरा यूज केस ये था, इतना ही था मात्र, कि एग्जिस्टिंग यूजर नेम को कोई ना ले पाए, तो वो तो नहीं ले पाएगा ना कोई। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ भाई गया। पवन, ठीक है, पवन नाम उसको मिल सकता था, लेकिन हाँ मेरी मेरी मतलब हैंडीकैप हो गया, मेरे इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं, और मैंने कह दिया पवन यू कैन नॉट टेक, लेकिन एटलीस्ट स्टिल आई एम गारंटिंग कि जो यूजर नेम टेकन है वो तो वो नहीं ही ले सकता इन एनी केस। ही हाँ, हैज टू डुप्लीकेशन ऑब्वियसली डुप्लीकेशन चूज चाहिए। अ न्यू न्यू नेम। हाँ, तो मेरा यूज केस फुलफिल हो रहा है, एंड विद इन अ फ्लैश ऑफ मिली सेकंड फ्लैश हो रहा है, मैं डेटाबेस पे हिट भी नहीं कर रहा, मैं अपने इन मेमोरी वेक्टर से सर्च करके दे दे रहा हूँ। तो सेम काम आप बेसिकली यूआरएल फिल्टर पे भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा है। कि एक नुकसान ये है कि आपको हो सकता है कि कोई यूआरएल आपको विजिट करना हो और वो कह दे कि ये तो आपने ऑलरेडी विजिट कर लिया, तो यानी कि आप उस यूआरएल पे पहुंचोगे ही नहीं। तो लेकिन फिर भी ये यूज होता है प्रैक्टिकली, लोग इसे बड़ा वेक्टर लेके यूज करते हैं, बहुत बड़ा वेक्टर लेके यूज करते हैं इसको। और ये जो ब्लूम फिल्टर है इसको लोग रिसेट भी करते रहते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजी लगाते रहते हैं वहां पे। खैर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज वेरी हैवीली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर मेंबरशिप सर्चेज एक्सेट्रा। एक और यूज केस बता देता हूँ उसका, लोग बोलते हैं उसको, नाम है वन हिट वंडर या टू हिट वंडर, कुछ ही बोलो। मतलब ये है कि तुमने देखा होगा जब हम सर्च करते हैं कुछ भी, तो हम जब पहली बार सर्च करते हैं तो केशिंग उसको केश कर लेती है। कुछ ऐसे हिट होते हैं ना, जिनको लोग कहते हैं कि ये आदमी गलती से सर्च कर गया, गलती से सर्च कर गया, मतलब एक्स्ट्रा कुछ वर्ड ऐड कर गया, फिर आप उसको खुद ही दोबारा कभी सर्च नहीं करते। तो दोज आर वन हिट वंडर्स विच यू योरसेल्फ नेवर सर्च अगेन। तो हम, एक तो स्ट्रेटजी ये होती कि जब भी आपने कुछ सर्च किया, मैं सीधे आंख बंद करके उसको मैं केश में डाल दूं। तो केश में डाल दूं तो ऑब्वियसली केश एविक्शन पॉलिसी होगी। अगर केश में 100 जगह हैं और 100 जगह भरी हुई हैं, तो वो आपकी गंदी क्वेरी हो सकता है किसी वैल्यूएबल क्वेरी को आउट कर दे,
और जिसके कारण मेरे डीबी हिट्स बढ़ जाएं, परफॉर्मेंस घट जाएगी सिस्टम की। अच्छा, तो वो लोग इस केस में ऐसा करते हैं कि जब पहली बार हिट आता है आप पे किसी चीज का, तो वो देखते हैं इस ब्लूम फिल्टर में कि ऑलरेडी हिट हो चुका है नहीं हो चुका। यदि हिट हो चुका होता है, यस, ओनली इन दैट केस दे कैश इट। सो काफी सारी कंपनीज जो सर्च वाली भी हैं, वो कैशिंग के लिए वन हिट वंडर्स को अवॉइड कर देती हैं इस तरीके से, ब्लूम फिल्टर से बहुत फास्टली चेक कर लेती हैं इन मेमोरी कि ये अगर सर्च कीवर्ड है, पहले कभी सर्च हो चुका है, तो इसको डालेंगी कैश में। और अगर बाई चांस सोच रही है कि तो गलती से आ गया होगा शायद, इसे हम तभी कैश करेंगे व्हेन अगेन सर्च कम्स टू मी। तो सो दैट दोस आर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज। सो तो कहाँ इन सब कहाँ कहाँ चेक करिए, समझा नहीं मैं। कैश में डालने से पहले वो सर्च कहाँ रही है, ब्लूम फिल्टर की तरह सर्च कर रही है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं से करता है? मान लो मैं एक वेबसाइट हूँ जो सर्च इंजन प्रोवाइड कर रहा हूँ अपना, ठीक है। ठीक है। तो तुमने सर्च किया इस पे ज्ञानेंद्र, है ना, और गलती से तुमने ज्ञानेंद्र की स्पेलिंग में लिख दिया कुछ ऐसा जो तुम खुद ही दोबारा सर्च नहीं करोगे, मिस्टेक हो गई तुमसे, ठीक है। तो एक तो स्ट्रेटजी ये थी कि मैं तुम्हें उसके रिजल्ट फेंकता डेटाबेस में सर्च करने के बाद, और फिर उसको कैश में डाल देता ज्ञानेंद्र के रिजल्ट्स। अच्छा, लेकिन वो बाई चांस तुमसे गलती हो गई थी, तुम तो खुद उसे दोबारा कभी सर्च नहीं करने जाओगे। तो मैं ऐसी सर्चेस जो बाई चांस एक बार ही आ गई, उनको एक बार में आने के कारण कैश में ले जाऊं, और कैश से कोई वैल्यूबल चीज हटानी पड़ सकती है मुझे, तो मैं ये देखूंगा कि जब मेरे पास सर्च आएगी क्या ये इससे पहले सर्च हो चुका है। यदि इससे पहले सर्च हो चुका है ब्लूम फिल्टर में, तभी मैं उसको ले जाऊंगा अपने कैश में, वरना नहीं ले जाऊंगा। ये मतलब है कहने का। अच्छा, तो ब्लूम फिल्टर में वो क्वेरी रख लेंगे एक तरह से। भाई मान लो, भाई जो भी हम्म सर्च हुआ होगा उसके बिट वेक्टर सेट हम्म हो गए होंगे। देख इसे समझो ठीक ना, है, ठीक। मान लो ठीक है सर। हाईटेक पहली बार सर्च हुआ, तो हम्म। जब पहली बार सर्च हुआ, तो एंट्री हो गई इसकी। तो जब एंट्री हो गई, इस समय मैं देखता, सपोज करो फर्स्ट टाइम मेरे को 0 मिला इन पोजीशंस पे, तो मैं इस समय हाईटेक को स्टोर नहीं करूंगा कैश में अपने, क्योंकि व्हेन आई वेंट टू स्टोर आई फाउंड H1 0 था, मैंने खुद हम्म उसको 1 किया है। लेकिन हम्म नेक्स्ट टाइम जब मैं देखूंगा हाईटेक को पाऊंगा सब 1 है ऑलरेडी, अब मैं हम्म इसे कैश में स्टोर कर दूंगा। इट्स नॉट ए वन हिट वंडर एनीमोर, इट्स अ वैल्यूएबल थिंग व्हिच इज कमिंग टू मी अगेन। ये ठीक है। मतलब है। ठीक है। तो उस तरह की चीजें भी ब्लूम फिल्टर हमारे लिए सॉल्व कर सकता है बेसिकली, ठीक है। और लास्ट चीज इस डिजाइन में, आई मीन और कुछ खास विशेष नहीं है, एक होता है चेक पॉइंटिंग। लोग बार बार इसको पूछ सकते हैं कि अभी इतना बड़ा सिस्टम है ना, कि हो सकता है यदि कि आपका कोई पर्टिकुलर सर्वर जो यूआरएल फ्रंटियर पे वो डाउन हो जाए, ये पॉसिबल है कि आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया, इस पे मान लो ये सर्वर डाउन हो गया, ये सर्वर डाउन हो गया तो क्या करोगे आप? जितने यूआरएल इसने प्रोसेस करे थे, नहीं करे थे, कितने प्रोसेस किए थे, क्या स्ट्रक्चर था, फीफो क्यू में कितने मैसेज पड़े थे, कितने प्रोसेस हो गए थे, कहीं कुछ हिसाब किताब होना चाहिए डिस्क पे। क्योंकि जब बॉक्स जाएगा तो डिस्क नहीं जाएगी, डिस्क इज ए परमानेंट स्टोरेज, वो रहेगी, है ना। परसिस्टेंट मतलब हो हाँ कहीं होना चाहिए। परसिस्टेंट है, हाँ। तो हम्म। हम चेक पॉइंटिंग के लिए बेसिकली क्या है कि स्नैपशॉट ले लें उसका स्टेटस का। करेक्ट, करेक्ट, स्नैपशॉटिंग हैपेंस at um, at some frequency in each server। हर एक सर्वर में स्नैपशॉटिंग होती रहती है, और वो स्नैपशॉट दैट स्टेट इज रिटेन टू योर डिस्क। तो स्नैपशॉटिंग मतलब ये है कि वो बता देगा कि इस समय क्यू का स्टेटस ये था, इसमें क्यू में इतने मैसेज पड़े थे। तो यदि डाउन हो भी गया तो नेक्स्ट टाइम उसको उसी पॉइंट से रिकवर कर सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू प्रोबेबली डू, इट विल मिनिमाइज योर इम्पैक्ट ऑफ रीडूइंग थिंग्स, बस इतना ही है। तो चेक पॉइंटिंग उन सब जगह हमें करनी चाहिए जहां पे हमें डाउट हो कि सिस्टम डाउन हो जाए, तो एटलीस्ट मैं अपनी स्टेट को कहीं तो स्टोर कर लूं स्नैपशॉट करके, ताकि रिकवरी में मेरे को थोड़ी सी हेल्प हो जाए।